1986 के इख्तिताम तक लिक्विडेटर्स ने रिएक्टर के मेन हिस्से तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। जब ये उस कॉरिडोर तक पहुंचे जो रिएक्टर तक जाता था, तो वहां इन्हें बहुत सी स्टीम या भाप मिली। ब्लास्ट के इतने टाइम बाद भी वहां पे स्टीम का होना बड़े ताजुब की बात थी, क्योंकि वहां से पानी के टैंक्स को तो खाली कर दिया गया था और कोई और पानी का दूसरा सोर्स भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग रास्ते के और अंदर जाते गए, तो वहां पे इन्हें देखता हुआ लावा मिला, मोल्टन लावा, जो हवा के अंदर मौजूद मॉइस्चर को स्टीम में तब्दील कर रहा था। रिएक्टर को जिस कंटेनर में रखा गया था, उसकी दीवार 2 मीटर की कंक्रीट और स्टील से बनी हुई थी। यह लावा न्यूक्लियर कोर से निकलकर कई मीटर्स की कंक्रीट और स्टील की दीवार को पिघलाकर बाहर जमीन पे आ गया था। जब इस लावा के करीब पहुंचने की कोशिश की गई, तो रेडिएशन की वजह से कैमरास और बाकी इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। मेरा नाम है अब्दुल मोहसिन अनवार और आप देख रहे हैं बीच इनसाइडर के चेरनोबिल डिजास्टर का 3rd पार्ट, द एलिफेंट्स फुट। You are dealing with something that has never occurred on this planet before. सेकंड्स 200 सेकंड ये इतना टाइम है जिससे फौरन मौत वाक़या हो जाती उस मोल्टन लावा के से निकलने वाली रेडिएशंस की जद में आने से। इसके एक्सपोजर में 30 सेकंड्स और 1 हफ्ते में रेडिएशन सिम्टम्स जाहिर होने लगते। 2 मिनट और बॉडी के सेल्स जो हैं वो डिकम्पोज होना शुरू कर देते, जिसका मीनिंग था कि कुछ घंटे या कुछ दिन। जैसे जैसे लिक्विडेटर्स कॉरिडोर से उस पिघले हुए कोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो रेडिएशन मीटर्स वहां पे जाने से इनको रोकते हैं। सब इक्विपमेंट्स भी बंद हो जाते हैं, कैमरास भी आगे नहीं जा पाते। कुछ फासले पे कॉरिडोर के एक कॉर्नर से उस पिघले हुए कोर को डॉक्यूमेंट किया जाता या उसकी तस्वीरें ली जाती। रेडिएशन मीटर्स के हिसाब से उस मोल्टन कोर के 3 फीट के अंदर इतनी रेडिएशन थी जिसके 200 सेकंड्स के एक्सपोजर में मौत वाक़या हो जाती। वो जो सा लावा नीचे जमीन के ऊपर आकर बैठ गया था, पिघला हुआ लावा, उसको दी एलिफेंट्स फुट का नाम दिया गया। 26 अप्रैल 1986 को एक रूटीन टेस्ट के दौरान चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में पावर प्लांट के खराब डिजाइन और ह्यूमन एरर्स की वजह से एक पावर सर्ज होता। इमरजेंसी में उसे बंद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस कोशिश के नतीजे में पावर जो है वो उल्टा 12,000% तक बढ़ जाती है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक 15 कंट्रोल रॉड्स को हर टाइम उस रिएक्टर के अंदर होना चाहिए था फ्यूजन को रोकने के लिए, लेकिन सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स छोड़ी जाती। और जब इनको इसके अंदर डाला जाता तो इतनी स्पीड से डाला जाता है कि अंदर मौजूद गर्मी की वजह से ये रॉड्स वहीं पे टूट के अंदर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें वापस निकालना मुमकिन ही नहीं रहता। इस प्रोसेस में इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि वो पानी जो रिएक्टर को ठंडा रख रहा था वो स्टीम में तब्दील हो जाता है, जिससे रिएक्टर में इतना प्रेशर बन जाता है कि उससे एक ब्लास्ट होता है और 2 टन की कंटेनर का जो सा लिड थी, कंटेनर का ढक्कन जो था वो छत को फाड़ता हुआ हवा में उड़ जाता। पानी की सप्लाई अभी प्लांट में जारी होती है, जो लगातार भाप में तब्दील हो रही होती है। पहले एक्सप्लोजन के तकरीबन 1 मिनट में एक और एक्सप्लोजन होता है जिससे आग लग जाती है वहां। इस आग की वजह से न्यूक्लियर फ्यूल और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा में फैलने लग जाते हैं। लिड के ना होने की वजह से उस देखते हुए कोर को जो है वो ठंडा रखना मुमकिन ही नहीं रहता। इतने हाई टेम्परेचर पे कंट्रोल रॉड्स भी जो हैं वो अंदर पिघल जाती हैं। न्यूक्लियर फ्यूल जो रिएक्टर के अंदर मौजूद होता है, उसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, फ्यूजन का प्रोसेस भी ऐसे ऐसे तेज होता जाता और हीट जो है वो और ज्यादा प्रोड्यूस होती है।
इस हीट के बढ़ने से न्यूक्लियर फ्यूल भी मेल्ट होना शुरू हो जाता, और जब ये न्यूक्लियर फ्यूल मेल्ट होता है तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक मटेरियल कोरियम में तब्दील होता। इस दुनिया में अगर कोई सबसे खतरनाक मटेरियल बनाया गया है तो वो कोरियम है। एक्सप्लोजन से 5 से 30% जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल तो एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है, लेकिन 1,65,000 किलोग्राम का जो है वो यूरेनियम और बाकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अभी भी उस कोर में मौजूद होते हैं, जो पिघल कर लावा में तब्दील हो रहे थे। और जैसे जैसे ये लावा पिघलता है, ये पाइप्स और दूसरे रास्तों में से बहना शुरू कर देता, और 8 दिनों में ये वो कंटेनर की जो सी वो दीवार है 2 मीटर की और कंक्रीट की, उसको पिघला कर बाहर निकलता। ये लावा थोड़े अरसे में ठंडा हो जाता और वहां पे सेटल हो जाता। हजारों किलोग्राम्स का यूरेनियम डाइऑक्साइड, सिलिका, ग्लास और दूसरे एलिमेंट्स इस प्रोसेस से गुजरकर, यानी हीट के प्रोसेस से गुजरकर कोरियम में तब्दील हो जाते हैं। ये ऐसा मटेरियल है जो सिर्फ न्यूक्लियर एलिमेंट्स को हजारों डिग्री के टेम्परेचर्स पे पिघलाकर हासिल किया जाता है। कोरियम दुनिया में अब तक का सबसे खतरनाक एलिमेंट है। कोरियम को हादसाती तौर पे 5 दफा बनाया गया या हासिल किया गया। पहली दफा 1979 में पेंसिल्वेनिया आइलैंड के रिएक्टर में, दूसरी दफा चेरनोबिल में, और 3 सेपरेट टाइम्स के ऊपर फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर में। मैंने हादसाती तौर पे इसलिए बोला कि साइंटिस्ट इसको स्टडी और रिसर्च पर्पस पे बनाते रहते हैं लैब्स के अंदर। यूरेनियम डाइऑक्साइड के फ्यूजन में हीट निकलती है, और जब ये यूरेनियम 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है तो उसके नतीजे में कोरियम बनता। क्योंकि ये इसकी सेल्फ जनरेटेड हीट होती है और लगातार बढ़ती जाती है, तो अगर इसे कोरियम बनने के बाद कंट्रोल ना किया जाए तो इसका टेम्परेचर सन के सरफेस टेम्परेचर के आधे तक पहुंच जाता। कोरियम खुद यूरेनियम की तरह न्यूक्लियर फ्यूल नहीं होता, बल्कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, फ्यूल रॉड्स, फ्यूजन प्रोडक्ट्स, कंक्रीट, स्टील और वो केमिकल्स जो फ्यूजन के टाइम बनते हैं, इन सब का मजमूआ होता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे कोरियम स्टील और कंक्रीट और कंटेनर को पिघलाकर अंदर से अपने अंदर समेटता जा रहा है। लैब्स जहाँ पे कोरियम पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वहां ये ऐसे ही तबाहकुन होता, लेकिन कंट्रोल्ड होता, जो मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत लगता। लेकिन चेरनोबिल में ऐसी कोई खूबसूरती नहीं थी। चेरनोबिल में हर तरफ तबाही थी, और कोरियम रिएक्टर नंबर 4 की बेस से निकलकर बाहर ठंडे हुए लावे की सूरत इख्तियार कर चुका था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से जब रेडिएशन निकलती है तो वो यूजुअली जो है ना वो गैमा रेज पे मुश्तमिल होती है। वैसे तो रेडिएशन और भी बहुत सी चीजों से निकलती है या मशीनों से निकलती है, जैसे माइक्रोवेव्स, वाईफाई, इंफ्रारेड, रेडियो और हमारे जो सेल फोन्स हैं। लेकिन ये रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग होती है, जबकि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गैमा रेज ये जो सी हैं ये आयनाइज्ड होती है। ये आयनाइज्ड रेज जो ज्यादातर गैमा रेज पे मुश्तमिल होती हैं, जब ये किसी भी जानदार पे पड़ती हैं तो ये इसके डीएनए को टारगेट करती है। किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी सेल्स पे मुश्तमिल होती है। इन सेल्स में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए बेसिकली किसी भी बॉडी या सेल का एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कंप्यूटर एक बॉडी होगी, हार्डवेयर हो गया, और विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम उसका डीएनए होगा। डीएनए में उस बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग वगैरह स्टोर होती है। जब ये गैमा रेज जिस्म पे पड़ती हैं तो इनमें आयनाइज्ड एटम्स बॉडी के एटम्स के साथ टकराते हैं, जो या तो उन सेल्स को मार देते हैं या उन्हें डैमेज कर देते हैं या डीएनए को बिगाड़ देते हैं। ये सब रेडिएशन डोज पे होता है, यानी कितनी मिकदार में रेडिएशन डोज मिल रही है। जैसे गैमा रेज एक्सरेज में भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसकी मिकदार जो है ना वो बहुत थोड़ी होती है। सेल्स वो डैमेज जरूर होते हैं, लेकिन ये अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, या उन सेल्स की जगह पे जो डैमेज जो सेल्स हैं उनकी जगह न्यू सेल्स आ जाते हैं। एलिफेंट्स फुट से निकलने वाली रेडिएशन 10,000 रेंटजेंस पर आवर की थी, जो एक दफा में 45 लाख एक्सरेज करने के बराबर थी। जबकि 1000 रेंटजेन पर आवर की जो डोज है वो भी काफी होती है कुछ दिनों के या कुछ घंटों के अंदर मारने के लिए। दिसंबर 1986 में
एलिफेंट्स फुट को डिस्कवर किया गया, जबकि इसके खतरनाक होने के बावजूद हमारे पास इसकी फोटोज हैं। इस इंसिडेंट के 4 साल बाद 1990 में लिक्विडेटर्स पूरी प्रोटेक्शन के साथ एक कैमरा को साथ लेके नीचे जाते हैं और एक कॉर्नर से आहिस्ता से एलिफेंट फुट के ऊपर फोकस करते हैं। एक लिक्विडेटर उसका मुआयना करने या साइंटिफिक स्टडी के लिए चंद सेकंड के लिए उसके करीब जाता है। और जब ये फोटो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में केमिस्ट्री के डॉक्टर बिल जॉलर को दिखाई जाती है, तो वो ये पिक्चर देखकर जो कहते हैं, मैं उसे उनके अल्फाज में कोट करूंगा। ये स्लाइड मुझे रशियंस की तरफ से मिली है। ये दिखाती है कि एलिफेंट्स फुट क्या है। रशियंस ने एक आदमी को कैमरा दे के नीचे भेजा और ये तस्वीर हासिल की। उसने एक तस्वीर ली और वापस ऊपर आ गया। मुझे बताया गया है कि उस रेडिएशन डोज की वजह से वो मारा गया। इस तस्वीर ने एक आदमी की जान ले ली। चेरनोबिल इंसिडेंट के 36 साल बाद अब भी दी एलिफेंट्स फुट से इतनी रेडिएशन निकल रही है और ये इतना ताकतवर है कि इसके 1 घंटे का डोज जानलेवा साबित हो सकता है। बेशक ये वक्त के साथ डिकम्पोज हो रहा है और इसकी ताकत भी कम हुई है, लेकिन इसे अभी भी कई सदियां लगेंगी मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज होने में। जैसा मैंने अपनी इस वीडियो के सेकंड एपिसोड में बताया था कि 2 बार सैक्रोफेगस इस डिकम्पोजिंग रेडिएटर के ऊपर तामीर किया गया था रेडिएशन को रोकने के लिए, जिसे आप मकबरा या ताबूत भी कह सकते हैं। इतने इंतजामात के बावजूद साइंटिस्ट को डर है कि अगर ये जमीनी पानी से मिल गया तो पहले धमाके से जिसने 2 टन की लिड को पेपर की तरह हवा में उड़ा दिया था, उससे भी बड़ा धमाका हो सकता, या नजदीकी पानी के साथ मिलकर रेडिएशंस को और ज्यादा फैला सकता। क्योंकि जब भी बारिश होती है, या जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नजदीक में एक डैम भी है, इस डैम का पानी और बारिश का पानी जमीन के अंदर से उन चैनल्स में आ जाता है जो और हजारों किलोग्राम का न्यूक्लियर वेस्ट जो सा वो अपने अंदर जज़ब कर लेता। साइंटिस्ट इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जबकि चेरनोबिल के इस रिएक्टर का दिल सदियों तक ऐसे ही धड़कता रहेगा। इस पावर प्लांट के चीफ सुपरवाइजर एंटोली ड्याटलोव को इस हादसे के बाद मॉस्को ट्रांसफर किया गया, एक्सप्लोजन के बाद मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, जहां इन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। एंटली चेरनोबिल रिएक्टर से पहले काफी अर्सा तक सबमरीन्स जो न्यूक्लियर सबमरीन्स थी, उनमें प्लांट की इंस्टॉलेशन पे काम करते रहे थे। और इस चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इन्हें तकरीबन 13 साल हो चुके थे। अपने नॉलेज की बिना पे और अपने एक्सपीरियंस की बिना पे ये उस पावर प्लांट में चंद सीनियर लोगों में से थे। सोवियत यूनियन ने सारा मलबा एंटली और बाकी 6 वर्कर्स पे डाल दिया, ह्यूमन एरर और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ जाने लगे, जबकि वो जो हैं वो रिएक्टर का डिजाइन फ्लॉ बताते रहे। इनके साथ 6 लोगों पे सोवियत यूनियन ने 1987 में ट्रायल शुरू किया और 10 साल की सजा सुना दी। कोर्ट ने भी किसी डिजाइन फ्लॉ के होने को एक्सेप्ट नहीं किया। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये इंसिडेंट सोवियत यूनियन के टूटने की एक बड़ी वजह भी थी, इसलिए शायद उन हालात में सोवियत के हिसाब से सारा मलबा इन पे डालना ही ठीक था। RBMK 1000 जो इस रिएक्टर का डिजाइन था, इसमें मिलने वाले फ्लॉज को साबित करने और अपनी और बाकी वर्कर्स की रेपुटेशन को क्लियर करने के लिए इन्होंने जेल से कई लेटर्स भी लिखे। एक्सप्लोजन में इन्हें 390 रेंटजेंस का एक्सपोजर हुआ था। इन्हें वक्ती तौर पे तो बचा लिया गया था, लेकिन 3-4 सालों में इन्हें बोन मैरो कैंसर हो गया, जिस बिना पे 1994 में मेडिकल बेसिस के ऊपर इन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि 1995 में इनकी मौत वाक़या हो गई। सोवियत की शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस में भी एंटली और बाकी 6 लोगों को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया जाता रहा, लेकिन बाद 2002 के आसपास IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन में इन डिजाइन फ्लॉज का भी पता चला और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में वर्कर्स को कितना इन्फॉर्म किया गया था ये भी वाजिया हो गया,
जिससे साफ जाहिर था कि डिजाइन फ्लॉ भी था और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी वाजिया नहीं किया गया था। लेकिन एक्सपीरियंस की बिना पे एंटली को टेस्ट प्रोटोकॉल्स को चेंज करने और गलत फैसले करने का जिम्मेदार ठहराया गया, जिसने ह्यूमन एरर को हादसे का हिस्सेदार बना दिया। तो इनसाइडर्स, ये थी कहानी उस एलिफेंट्स फुट की, द मेन कल्प्रिट। इसमें हमने देखा कि कैसे छोटी सी इंसानी गलती या गलतियों का एक सिलसिला कितने बड़े हादसे का सबब बन सकता है। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।